सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं विपिन चौधरी जी द्वारा रचित कहानी अंधेरे की अंतः कथा। अंधेरे की आत्मकथा भूमिका के छोटे से घेरे से निकलकर पूरा विस्तार ले चुकी थी। उस समय उजाले की परिकल्पना करना सिरे से ही बेमानी था। अंधेरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में पूरी तरह से फैल गया था और यह दिखा रहा था कि वह हवा की तरह अदृश्य होते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में मुस्तैदी से सक्षम है। यह बिल्कुल सच है कि अंधेरे ने इस कहानी में अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करने के बाद बकायदा अपनी मोहर लगा दी थी और इसके बाद दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी शुरुआत से ही यह कथा अंधेरे में अपनी सांसें लेती आ रही थी। इसके ठीक केंद्र बिंदु में था मनोहर, जिसने कदम कदम पर अंधेरे का ही भरण पोषण पाया था। बचपन से ही मनोहर अंधेरे को अपने कंधों पर ढो रहा था। अंधेरे ने लंबे समय तक उसका पीछा किया था और वह एक कमजोर लम्हे में मनोहर को अकेला और असहाय पाकर उसके कंधे पर सवार हो गया था। तब से बेचारा मनोहर अंधेरे को लगातार ढो रहा है, चाहे अनचाहे। पिछले 2 साल से मनोहर यहाँ हरियाणा के केंद्रीय कारागार में था, अनजाने में हुए एक अपराध की सजा भोगता हुआ। हरियाणा पुलिस के एक खोजी दस्ते ने मनोहर के पास से सुल्फा नामक मादक द्रव्य पाया था, जो उसे एक निश्चित स्थान पर पहुंचाना था। स्याह अंधेरी दुर्गंध और सीलन से भरी जेल की उस छोटी सी कोठरी में जब टाट पर लेटे लेटे मनोहर के भीतर बेचैनी की उछल कूद बढ़ गई, तो अब मनोहर अपनी ओढ़ी हुई चादर को एक ओर रखकर सुस्त कदमों से बाहर बरामदे की ओर निकल आया। बाहर का वातावरण कोठरी के अलस माहौल से थोड़ा कम बोझिल था। पतझड़ की शुरुआत हो चुकी थी। जेल के प्रांगण में लगे पीपल, नीम, बरगद के सभी पेड़ों ने अपने पुराने पत्तों की तिलांजलि दे दी थी। इस नए मौसम में हर बार की तरह पेड़ पौधे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे और प्रकृति का धन्यवाद देते दिख रहे थे। लेकिन न जाने क्यों इस पृथ्वी के जनमानस प्रकृति के इस बदलाव के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। दुनियादारी की जरूरतें प्रकृति के बदलाव की इस खूबसूरती पर एक नजर देखने भर का समय भी नहीं दे रही थी। लोग दुनियादारी का परिमार्जन करने में अपने अपने सिर झुकाए जुटे हुए थे। गृहिणियां अपने घरेलू कामकाज के लिए आरक्षित थीं, पुरुष दफ्तरों की ओर भाग रहे थे और चंद खुशकिस्मत बच्चे स्कूल से घर, घर से स्कूल के अकाट्य नियम को बड़ी ताकीद के साथ पालन कर रहे थे। बाकी बचे हुए बच्चे भी नियम से भोर होते ही उठते, अपने आधे भरे हुए पेट से उपजी ऐठन के साथ बिना मुंह धोए नंगे पांव ही निकल आते थे। हर कदम पर दुनिया की चकाचौंध का सामना करने के लिए दुनिया की लंबोतरी सड़क पर सब कुछ वैसा ही दोहराया जा रहा था, रटा रटाया सा। यह जेल से बाहर की दुनिया का छोटा सा परिचय था। जेल से भीतर की दुनिया का परिचय पुलिसिया लपेट में था। कई पुलिसकर्मी खाकी वर्दी पहने आकड़ कर चहलकदमी कर रहे थे। कई कैदियों के पास पश्चाताप भरे हृदय थे और कईयों के भीतर अब भी बदले की लपटें भभक रही थी, जिस पर पानी डालने वाला कोई नहीं था। और जेल में दूसरी श्रेणी वाले कैदियों की आवाजाही बढ़ रही थी। जेल के भीतर और जेल से बाहर के कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं थीं, पर उनमें से कई योजनाओं के लिए बहुमत नहीं मिल सका था और जिनको बहुमत मिल गया था उसके लिए पैसा नहीं मिला था। जिनके लिए पैसा मिल गया था वे योजनाएं अपने कार्यान्वयन के लिए घूस का इंतजार कर रही थी। जेल में कई कैदी शरण लिए हुए थे, जिनके पीछे जुर्मों का अपना एक अलग इतिहास था। उनके अपराध के पीछे समाज, संस्कार, मनोविज्ञान जैसे कई कारक थे। इन ढेर सारे कैदियों में से एक कैदी सोहन राणा से हमारी कहानी के पात्र मनोहर की अच्छी बनती थी। सोहन राणा ने अपने बड़े भाई के 5 कातिलों में से एक कातिल पर जानलेवा हमला किया था। बाकी के हत्यारे अपने ऊंचे रसूख के चलते जेल से बाहर थे। एक दूसरा कैदी था इंदर, जिस पर चोरी का आरोप था। सुरेश सोनी, जिस पर चोरी का आरोप था, और भीखू एक नामी अपहरण करता था। ये सभी कैदी उसी सामाजिक व्यवस्था से निकल कर आए थे जहां साधु, संत, विचारक, नेता और अभिनेता सांस ले रहे थे और अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को चमकाने में लगे हुए थे।
मनोहर पीपल के पेड़ से झड़े हुए पत्तों को एक तरफ हटाकर बैठ गया। तभी उसने अपने हाथों में कुछ चुभन महसूस की। उसने ध्यान से अपनी हथेलियों को देखा। वहां एक शूल चुभी हुई दिखाई दी। चुटकी के नाखूनों से उसने शूल को बाहर निकाला। इसी क्रम में उसे अपनी बहन मुन्नी का ख्याल आया। जब वह कभी कभार गांव जाता तो बहन मुन्नी ही सबसे ज्यादा खुश हुआ करती थी। और जब कभी खेत में काम करते हुए उसे मनोहर की हथेलियों पर शूल चुभे दिखाई देते तो अपनी नन्ही उंगलियों से उसे निकालने का उपक्रम करती। बाद में जब मनोहर की अपने पिता से खटपट बढ़ने लगी तो उसके घर जाने का सिलसिला बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आज एक बार फिर से घर की उन पुरानी यादों को दोहराने का समय आ गया है। जब शरीर में थोड़ी हरारत महसूस हुई तो मनोहर अपने पैरों को मोड़कर घुटनों पर सिर रखकर सो गया। थोड़ी सी आंख लगते ही एक बार फिर अनेकों बिंबों, रंगों और श्वेत श्याम चेहरों को पीछे धकेलते हुए जो एक चेहरा सबसे पहले सामने उभर कर आया था वह मुन्नी का ही था। मासूम, चुलबुला और शर्मीला सा चेहरा। मनोहर के भीतर एक हूक सी उठी। वह अपनी बहन की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो उठा, पर यह इस समय कतई मुमकिन नहीं था। मनोहर के पिता जब नन्हे से मनोहर को उसकी बुआ के घर छोड़कर आए थे तब वह केवल 9 साल का था। बुआ के चारों लड़के मनोहर से उम्र में काफी बड़े थे और वे चारों लड़के हद दर्जे के शरारती थे। उधर बुआ और फूफा की दैनिक लड़ाई भी मोहल्ले भर के लिए मनोरंजन की सामग्री होती थी। इस कलह से भरे माहौल में नन्हे से बच्चे को सब ने भुला सा दिया था। मनोहर रो रो कर बुआ को अपने गांव छोड़ आने को कहता। हर बार बुआ उसे जोर से फटकार दिया करती और वह मन मसोस कर रह जाता। धीरे धीरे मनोहर के आंसू सूखते गए और उसकी उम्र बढ़ती गई। उसे अपने पिता पर गुस्सा आने लगा जिन्होंने उसे अपने घर से और अपनी प्यारी माँ से और अपने बछड़े गोविंद से अलग कर दिया था। इसके बदले में पूरे के पूरे संसार को मनोहर ने अपने गुस्से की चपेट में ले लिया। धीरे धीरे शांति बुआ के घर में मनोहर की जगह एक सदस्य की नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर की तरह स्थापित हो गई थी। घर का बिछोह, बुआ की डांट फटकार और इस नए माहौल से विरक्ति ने मिलकर नन्हे मनोहर के मन में एक कड़वाहट पैदा कर दी थी। पढ़ाई लिखाई से उसका मन बिल्कुल ही उचट गया था। दिन भर बुआ और उनके शरारती लड़के उसे काम में लगाए रखते। दूर खेतों से डंगरों के लिए चारा लाना, उनको नहलाना, दूध दोहना, पशु घर को धोना, पशुओं का भोजन बनाना शुमार थे। इस बीच पिताजी बुआ के घर 2-3 बार आए थे पर उसे नहीं लेकर गए। वह घर जाने की जिद लिए पिता के सामने बिसूरता ही रहा। ज्यादा रोने को हुआ तो पिताजी ने एक जोरदार ठोकर मनोहर की कमर पर जमा दी और उस पर टेढ़ी निगाहें फेरते हुए चल दिए अपने गांव की ओर। अब मनोहर अपने आपे में नहीं रह सका। उसके मन की शिशु कोमलता खत्म होती चली गई। वह अंदर ही अंदर परिपक्व और कठोर होता जा रहा था क्योंकि बाहर की स्थितियां उसे इसी तरह का बनने के लिए विवश कर रही थी। एक दिन उसके भीतर एक हूक उठी। वह मुंह अंधेरे ही अपने गांव की ओर भाग चला, एक बैलगाड़ी की शरण लेकर, और उसने अपनी माँ की गोदी में बैठकर ही दम लिया। पिता उसे अचानक इस तरह माँ की गोदी में बैठा देखकर गुस्से से उबल पड़े और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगे। जब माँ ने मनोहर को बचाने का प्रयत्न किया तो पिता ने माँ की भी पिटाई कर दी। उन्होंने सीधा मनोहर को ट्रैक्टर में बिठाया और फिर से बुआ के घर छोड़ आए। उसके रोने कलपने का पिता पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। पूरे रास्ते मनोहर यही सोचता रहा कि उसे अपने घर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा, जबकि सारी दुनिया के बच्चे अपने अपने घर में रहते तो मैं क्यों नहीं रह सकता। शांति बुआ के घर में घोर अशांति रहा करती थी। उस छोटे लड़के की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सद्भावना या सहानुभूति का कोई शब्द नहीं। एक बार बुआ के सबसे बड़े लड़के ने उसकी छोटी सी गलती के कारण मनोहर की खूब पिटाई कर दी। फिर बुआ ने भी अपने बेटे का पक्ष लेते हुए एक बार फिर उसे मारा तो मनोहर इस घर से हमेशा के लिए भाग निकला। कहाँ के लिए उसे खुद नहीं मालूम। इस समय समाज का सबसे क्रूरतम रूप अपना चेहरा साफ कर रहा था जब एक मासूम बच्चा नवंबर की कड़ाके की सर्दी में भूखे पेट पार्क की सार्वजनिक बेंच पर अपने दोनों हाथ पांवों में दबाए सोने की कोशिश कर रहा था। डर और भूख से उसका शरीर अकड़ रहा था। आंसू एक एक कर उसके गालों पर लुढ़क लुढ़क कर सूखते चले जा रहे थे। रात के दूसरे प्रहर में चांद अपनी रोशनी धरती पर फेंकता हुआ अजीब रोमानियत से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था और इधर मनोहर बेशुमार करवटों के बीच इस धरती पर मौजूद था,
अकेला और बेसहारा। आलीशान घरों ने रात के इस प्रहर में अपने घरों की रोशनी मध्यम कर दी थी और सड़क के इस तरफ की गंदी बस्तियों में रोशनियों के लिए कोई ठिकाना न था। कुछ देर बेंच पर आंख लगने के बाद उठकर मनोहर को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। वह इधर उधर भटकने लगा। उसे इस तरह बेवजह खड़ा देखकर एक चाय के खोखे वाले ने उसे चाय के बर्तन धोने के लिए रख लिया। 2 दिन तक वहीं रहा मनोहर। फिर जब तीसरे दिन उसके हाथ से 2 कप टूट गए तो दुकानदार ने उसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया। एक बार फिर से मनोहर सड़क पर था, फटे हाल, भूखा और बेबस। इसी समय उसके पांव अपने गांव के रास्ते की तरफ मुड़ तो गए, पर रास्ते भर उसे पिता की बेरहम पिटाई की याद एक कपकपी की तरह बार बार चढ़ती उतरती रही। गांव के सिवान पर आते ही मनोहर की हिम्मत जवाब देने लगी। उसे लगा पिता की मार से तो अच्छा है कि वह यूं ही भटकता रहे, पर हिम्मत जुटाकर वह अपने घर पहुंच ही गया। घर वालों को उसके बुआ के घर से भाग जाने की खबर मिल चुकी थी। वे उसे हर जगह तलाश रहे थे। दातुन कर रहे पिता की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वैसे ही उनके हाथ में छड़ी आ गई और फिर पलक झपकते ही उन्होंने मार मार कर मनोहर की हालत पतली कर दी। जैसा कि तय था, मनोहर के पिता उसी पांव मनोहर को चोटिल हालत में लेकर शांति बुआ के कस्बे पहुंचे। इस बार पहले की तरह बुआ और उनके बेटों ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। शायद वे लोग भी मनोहर से अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे। समय था कि बह रहा था, पर मनोहर के लिए सब कुछ स्थिर था। बुआ के घर में अब पहले की तरह ढोर डंगर नहीं थे। उस कस्बे नुमा शहर की आबादी बढ़ती जा रही थी, जहां अड़ोस पड़ोस में जहां बुआ अपनी भैंसें बांधती थी वहां अब घर बन गए थे। रमेश फूफा अब मास्टरी से रिटायर हो गए थे। अब घर के एक कोने में वे एक गठरी की तरह सिकुड़े हुए हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। वैसे भी वे घर में नितांत अजनबी की तरह से ही रहा करते थे। बुआ के चारों बेटे थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अपने छोटे मोटे काम धंधे में लग गए थे। उस घर में मनोहर का जीवन बीतता गया, जो उसके लिए सिर्फ एक शरणगाह ही था, जहां वह एक शरणार्थी की तरह अपना समय काट रहा था। इसके अलावा और कोई चारा भी न था। इसी दौरान मनोहर के पैरों में न जाने क्या चक्कर लगा कि वह बार बार घर से निकल पड़ता, बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व योजना के, और फिर एक दिन लौट भी आता। शायद उसकी तलाश में एक घर था जो उसे अब तक नहीं मिल सका था। बार बार भटकने के बाद भी वह अनजाना अनदेखा घर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। सभी दरवाजे खुले हुए थे, पर एक जो घर मनोहर को चाहिए था वह उसके लिए कभी खुला ही नहीं। इस बार जब वह काफी अरसे के बाद अपने गांव के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बड़ी बहन का ब्याह हो चुका है और मां लगभग मृत्यु के नजदीक जा लगी है। हमेशा अकड़े रहने वाले पिता की कमर भी अब झुकने लगी थी। खेती बाड़ी को उसका छोटा भाई संभाल रहा था। वह मां के पास रहना चाहता था, जिसके आंचल के नजदीक उसे कभी आने ही नहीं दिया गया था। वह मन मारकर रह जाता जब और बच्चों को अपनी मां का पल्लू पकड़कर चलते हुए देखता। अब मां ठीक सामने थी, पर बेहद कमजोर। उसने मां की चारपाई पर नजर डाली। कमरे में मटमैला अंधेरा था और चारपाई पर कोई हलचल नहीं थी। शायद मां सो रही थी या उनींदी थी या अभी अभी जगी थी। मां, मनोहर ने धीमी सी आवाज में कहा। मनोहर बेटा। मां की लड़खड़ाती आवाज ने मनोहर को सुकून दिया। मनोहर वहीं मां के सिरहाने बैठ गया। मां की डबडबाई आंखों में मनोहर ने झांका, जहां बेबसी के सिवाय कुछ भी नहीं था। मां कुछ कहने को आतुर थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से हरकत कर रही थीं। मां ने धीरे धीरे शुरुआत की और उस प्रश्न का उत्तर आज दे दिया जिसने उसे बरसों से परेशान कर रखा था। उसका दोष क्या था? वह अपनी मां के साथ अपने घर में क्यों नहीं रह सकता था? मां की आवाज में उसने आज जो कुछ सुना उसने मनोहर की सख्त जान को एक बारगी हिला दिया। मां ने जो रहस्य उसे आज बताया वह एक ऐसा जलजला था जिसने मनोहर को भीतर तक सुलगा दिया था। उस जलजले के भीतर ही मनोहर के बचपन से लेकर युवा अवस्था तक के तमाम दुख दर्द छिपे हुए थे। मां धीरे धीरे बोली, तेरे पिता को शक था कि तू उसकी औलाद नहीं है। उनका यह शक बेबुनियाद था, पर उसकी शक की मिजाजी का कोई सानी नहीं था। उसी शक को तेरे पिता ने हमेशा अपने सिर पर चढ़ाए रखा। ओह, तो ये बात थी उस अलगाव का कारण, जो हमेशा मनोहर के सीने में एक नासूर की तरह से चुभता रहता था। मनोहर का दम फिर घुटने लगा। इन सीली दीवारों के बीच लग रहा था कि ये दीवारें उसकी सारी सांसें सोख लेंगी। वह बुरी तरह तड़पने लगा। इस बार वह फिर भागा।
अपनी बीमार माँ को छोड़कर। एक बार फिर उसे गलियों ने ही अपनाया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी माँ की बेबस अनुगूंजें और उसके हिस्से का अंधेरा, जो आज मनोहर की कोख में आकर और भी गहरा गया था। राह की कई परछाइयां मनोहर के अंधेरे को अपना साथी समझकर उसके पांव के साथ लिपट गई थी। आज मनोहर को पहली बार अंधेरे से डर लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। ठीक 10 दिन बाद जब फिर से डरते डरते घर गया, इस बार पिता की मार का डर नहीं था, क्योंकि वे इतने कमजोर हो चुके थे कि अपने कांपते हाथों से पानी का गिलास भी पकड़ नहीं सकते थे। घर की ड्योढ़ी पर छोटी बहन मुन्नी दिखाई दी। मनोहर को देखते ही वह उससे लिपट कर रोने लगी। भैया, माँ हमें छोड़कर चली गई। क्या? मनोहर हक्का बक्का रह गया। नहीं, उसका रोम रोम चीख उठा। उसने अपने आप को धिक्कारा। वह माँ को बीमारी की हालत में छोड़कर क्यों चला गया? क्यों नहीं भटकने से वह अपने आप को रोक पाता? क्या गलियों का रास्ता उसे उस सुकून से परिचित करवा सकता है जिसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा? माँ की चिता को अग्नि देकर वह फिर गलियों की शरण में था। गम से गुम दिनों में उसे एक आदमी मिला जो अपनी झूठी कहानी बनाकर एक पैकेट किसी पते पर देकर आने को कह गया। मनोहर इस बात से बेखबर था कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तभी उसे पता चला कि वह किसी साजिश का शिकार हो गया है। पैरोल पर छूटे एक कैदी के हाथों मनोहर ने अपने पिता से जमानत के लिए कहलवाया तो पिताजी ने मनोहर को जेल से बाहर निकालने से साफ इनकार कर दिया। तब से मनोहर जेल की चारदीवारी में ही कैद है। इसी जेल में उसने अपनी जिंदगी में पहली बार दोस्ती की परिभाषा को जाना और समझा। इस जेल में ही उसने अपने अनुशासन का पहला पाठ पढ़ा था। उसके बाद के कई पाठ पढ़े। धीरे धीरे मनोहर और उसके दोस्त सुधर रहे थे। उन्हें जेल में पढ़ना, लिखना, चित्रकारी, बागवानी सिखाई जाती। मनोहर और उसके अधिकांश साथी जेल से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते थे। जेल में और भी कई अपराधी थे जो अपराधी ही बने रहना चाहते थे, जिनमें सुक्खा भी शामिल था। वह एक भ्रष्ट मंत्री का भांजा था। हर रोज जेल में उपद्रव मचाने में उसे आनंद मिलता था और उसके कई चमचे उसका साथ देते हुए आए दिन उपद्रव मचाया करते थे। मनोहर और उसके दोस्त इन लोगों से दूर ही रहते। जेल में समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ता आया करते, योगा और ध्यान साधना की क्लासें लगाते, जिसमें मनोहर खूब उत्साह से भाग लेता। उसे चित्र बनाने में खूब आनंद आता और ढेरों चित्र उसने बनाए। जेल के बाहर और भीतर समय निर्धारित गति से आ जा रहा था। एक दिन अचानक मनोहर का छोटा भाई उससे मिलने आया। उसकी शादी तय हो गई थी। उसी ने बताया कि 4 महीने पहले मुन्नी की बच्चा पैदा करते समय मौत हो गई। यह खबर सुनकर मनोहर और एक पेड़ की जड़ता में कोई अंतर नहीं रह गया था। इस बार फिर उसे गुस्सा दिलवाने का कारण पिताजी ही बने, जिन्होंने मुन्नी की शादी महज 14 वर्ष की उम्र में ही जबरन करवा दी थी। अपने भाई बिरजू के चले जाने के बाद मनोहर एक बार फिर से अंधेरे के आवर्त में चला गया, जहां अंधेरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।